अब सर आते हैं हमारे आज के विशेष सेगमेंट, जिसे स्पेशल सेगमेंट पे हम आते हैं। और इस सेगमेंट को चुनने के पीछे बहुत सारे मंथन चिंतन किया गया कि आज की थीम क्या ली जाए। तो क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन भी हो गए, एकदम से आप कुछ सोच के रखे थे फ्राइडे को जो कुछ थर्सडे को जो कुछ घटनाक्रम रात में रहा, तो ऐसे में ये रहा कि पूरे हफ्ते में जिन शेयरों पे जो ट्रेंड पे रहे, गूगल के, एक्स के और बाकी जगहों पे, उन शेयरों पे जिन पे बहुत सारी क्वेरीज थी, उनको एक साथ मिलकर के अगर हम जवाब देंगे तो शायद हमारे दर्शकों के बहुत सारे मन की दुविधाएं जो है वो दूर होती हुई दिखाई देंगी। तो आज उन्हीं शेयरों को लेकर के सर हम आपके सामने आए हैं और उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक इस सेगमेंट को पसंद करेंगे, क्योंकि ये सवाल उन्हीं के हैं और ये चयन उन्हीं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो रचित सर, एक एक करके शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छी थीम देखने को मिली आरबीआई लास्ट वीक जो है वो आरबीआई की तरफ से जो एक्शन देखने को मिला था, उसके बाद से हमने देखा कि जो एनबीएफसीज है उनमें काफ़ी अच्छा मूव आता हुआ दिखाई दिया। तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे एनबीएफसीज के साथ ही बजाज फाइनेंस पे आपका व्यू क्या होगा इस समय, और क्या एनबीएफसीज आगे भी अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई देंगी? बजाज फाइनेंस पे आपकी टिप्पणी सर। सर देखिए, बजाज फाइनेंस पे हम नजर डालें और बहुत ही उम्दा काउंटर, बहुत ही अच्छे लेवल्स पे अभी आपको देखने को मिल रहा है। मैं अच्छे लेवल की जहां बात करता हूं ना सर, आप देखिए ये ऑफ लोज तो बहुत ऊपर आ चुका है। ये रेट कट का भी बेनिफिशियरी बनता है। उसके साथ साथ आप देखिए हार्वेस्ट सीजन जैसे जैसे ओवर होगा, हम फेस्टिव सीजन को अप्रोच करेंगे इन टाइम टू कम। फेस्टिव सीजन में कंज्यूमर ड्यूरेबल की जितनी सेल होती है उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी बनता है। तो सर बजाज फाइनेंस पे हम नजर डालें, इसकी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। बजाज फाइनेंस इन लेवल्स पे भी अट्रैक्टिव लग रहा है। उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और ऐड कर देता हूं कि बजाज फाइनेंस में अगर आप पोजीशन अपनी बनाने जा रहे हैं, इसको आप एक स्टैगर्ड मैनर में बनाइएगा। ये जिस तरीके का काउंटर है और जिस तरीके का बीटा मूवमेंट करता है ना, आपको यहां पे भी आप पोजीशन बनाते हैं तो भी बेनिफिट रहेगा। बट लोअर लेवल्स पे 8,700 रुपए तक ये एक बार आ सकता है। तो क्योंकि एक इसका टाइम आप अच्छा आपको देखने को मिलता है, 1-2 क्वार्टर पोजीशन यहां भी बनाए, 8,700 रुपए तक आता है, वहां भी बनाए। और पहला टारगेट जो इसका अब इस टाइम होराइजन पे अगर आप लेके चलते हैं, 10,800 का बनता है और उसके बाद 11,600 तक जाने का दमखम रखता है। बजाज फाइनेंस मीडियम टर्म के लिए एक बहुत उम्दा काउंटर है। ठीक सर, एक दो शेयर ऐसे हैं सर जिसपे कि हमने जो लिस्ट बनाई थी उसमें नहीं थे, लेकिन मैं आपसे पूछना जरूर चाहूँगा क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज हैं और बीते हफ्ते भी काफ़ी रही, अच्छी रैली भी रही। एक तो है सर बीएससी और एक है सीडीएसएल। क्या इनकी रैली पूरी हो गई है सर, या फिर यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? करंट लेवल पे क्या एंट्री ली जा सकती है बीएससी सीडीएसएल पे, और जिनकी पोजीशन है वो क्या करें? देखिए, जिनकी पोजीशन है मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल भी ना निकले। और सर ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स हैं और पता नहीं क्यों, मतलब ये एनएससी की इतनी ज्यादा हाइप हो रखी है ना, और ये आईपीओ आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सर अभी नहीं आ सकता। मैं कितने टाइम से बोल रहा हूँ नहीं आ सकता, कोई समझ ही नहीं रहा है इस बात को, क्योंकि लोग मुझे बोलते हैं 1 महीने में आ जाएगा। सर अभी बहुत क्लियरेंसेस चाहिए, बहुत सेटलमेंट्स हैं। आप बीएससी में बिल्कुल बने रहें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इन टाइम टू कम आपको एक अच्छा अपसाइड देता हुआ दिखेगा। जिनको फ्रेश एंट्री बनानी है ना सर, क्योंकि बीटा मूवमेंट इतना ज्यादा है, तो मैं लेवल्स उसी हिसाब से आपको दूंगा। फ्रेश एंट्री के मैं सजेस्ट करूंगा 2480 2500 का लेवल आए, बिल्कुल अपनी पोजीशन बनाए। और जिस तरीके से ये मूवमेंट दिखाता आया है, क्या ये स्टोरी खत्म हो गई? नहीं, ये स्टोरी में अभी भी जान है। ये जिस तरीके का मूवमेंट कर रहा है, आपको इन टाइम टू कम 3400 रुपए से 3800 रुपए तक का लेवल दिखाएगा। और जिनकी पोजीशन है वो बने रहे, विचलित ना हो। इसके बाद आ जाते हैं सर सीडीएसएल। सर आप ही के चैनल के माध्यम से इस पे हमने शनि लगाया था 1200 रुपए के लेवल पे, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। अब आप देखें ये जिस तरीके से कूल ऑफ कर रहा है, इसको आप बिल्कुल कूल ऑफ करने दें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फ्रेश एंट्री का लेवल बनेगा सर 1580 1600 की रेंज में। अगर आपने पोजीशन बनाई भी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपनी पोजीशन को बिल्कुल भी ना छेड़ें। इन टाइम टू कम आपको ये 1820 रुपए तक का भी लेवल दिखा सकता है। और उसके बाद जब 1820 के ऊपर ये सस्टेन करेगा और मार्केट में वॉलेटिलिटी हल्की सी भी अगर थमती भी दिखेगी, ये 2000 रुपए के लेवल आपको दिखाने का दमखम रखता है। दोनों ही उम्दा काउंटर हैं। अपनी पोजीशन लोअर लेवल्स पर बनाएं और जिनके पास है बने रहें, कोई चिंता की बात। जी चलिए, तो अब
पूरी चर्चा हो गई तब फाइनली जो है हमारी टीम ने इसको ऑनर कर दिया है। आप भाव देख लीजिए, जो लेवल्स बताए गए हैं उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बीएससी पर भी और सीडीएसएल को लेकर के भी यहाँ पर जो है क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, डिटेल में बातचीत हो गई। यहाँ पर जो है टिप्पणी हमारे दर्शकों की बहुत सारी थी। यहाँ पर पंकजा जी, आप उम्मीद करते हैं कि आपको उत्तर मिल गया होगा, और भी बहुत सारे लोग जो है लगातार क्वेरीज कर रहे थे इसको लेकर के। लेकिन अब अगली कंपनी पे आते हैं, और एनबीएफसी से दो एनबीएफसी सर, एक तो जो आईपीओ के बाद से लोगों के सवाल रहे, एक तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे, और सर एक इसी के साथ जरा अगर आप पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस भी जोड़ लें तो इन दोनों में क्या बेस्ट कौन सा लग रहा है आपको अभी? क्या दोनों ठीक हैं? और अभी क्या, क्योंकि उम्मीद ये है कि शायद अब डिमांड बढ़ेगी आरबीआई की तरफ से जो एक्शन लिया गया है उसके बाद। सर बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं कि डिमांड बढ़ेगी। और सर इन दोनों को ना आप ऐसे समझिए, पहले अपन ना पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की बात कर लेते हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का बीटा मूवमेंट रिलेटिवली आपको हायर दिखता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से के कंपैरिजन में। सर पीएनबी आप देखें, सेक्टर का पी 17.67, इसका 14 का पी है। 648 की बुक वैल्यू है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.45 और इक्विटी पे 12.25% का रिटर्न है। लोन ग्रोथ में एक अच्छी कंपनी है और अपने एवरेजेस, मूविंग एवरेजेस के भी ऊपर मेंटेन कर रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाना चालू कर सकते हैं, बट इसमें मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इतना रनअप किया है ना, तो पोजीशन पूरी एक साथ मत डिप्लॉय करिएगा। 980 970 तक खरीदते रहिएगा। और जिस तरीके का अब ये मूवमेंट कर रहा है, आपको बहुत जल्दी 1200 रुपए के लेवल ब्रीच करता हुआ दिखेगा। और अगर आप मीडियम टर्म होल्ड करते हैं तो ये आपको 1480 से 1520 रुपए तक के भी लेवल दिखाता हुआ दिख सकता है। अब सर आ जाते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की स्टोरी सर थोड़ी सी डिफरेंट है। और ये क्यों है? क्योंकि आप देखिए कहां पे आईपीओ आया था और उसके बाद लिस्टिंग के बाद ये कितने अच्छे लेवल्स पे मेंटेन कर रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि ये खराब है? नहीं सर, खराब नहीं है। पी पे रिलेटिवली थोड़ा सा हाई पी पे ट्रेड कर रहा है। एंड क्योंकि ऑलरेडी इतने हाई पी पे है ना, तो थोड़ा सा कन्विक्शन कमती होता है। बट सर बजाज और हाउसिंग फाइनेंस ये दोनों जब साथ आ जाते हैं, मतलब बजाज की पेडिग्री और हाउसिंग फाइनेंस एज अ सेक्टर, तो सर अपने आप एक स्ट्रेंथ आता है। 116 रुपए के लेवल पे अगर आपको पोजीशन बनाने को मिलती है, आप पोजीशन बनाएं। और अगर आप इसको मीडियम टर्म पे भी होल्ड करके चलते हैं तो 156 रुपए का भाव। मगर आप एक चीज ध्यान करें कि इसको मूवमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इक्विटी भी बड़ी है और शेयर ऑलरेडी बहुत आईपीओ प्राइस से ऊपर चल रहा है। इन कारणों से मगर आपको बोल रहा हूं। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए लेके चलते हैं तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से बेटर मुझे दिखता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत कंफर्टेबली आपको 280 से 320 का भाव भी ये पर्टिकुलर काउंटर दिखाता हुआ दिख सकता है। ठीक सर, ये बात निकल करके आई है। और चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि इस पर भी उत्तर मिल गया होगा बहुत सारे दर्शकों को जो सवाल थे। लेकिन अब जरा पावर की बात करते हैं, और छोटे शेयरों की, छोटे पावर कंपनियों की बात के सब की भी होगी यहाँ पर, जिसमें कि काफ़ी क्वेरीज रही है। जैसे आज भी बहुत लोगों की सुजलॉन पे काफ़ी टिप्पणियाँ थी। सुजलॉन और आर पावर के बारे में बताइए। तो सुजलॉन से शुरू करते हैं सर। चला शेयर, लगा ब्रेकआउट है, फिर ब्रेकआउट देने के बाद फिर नीचे आ गया, फिर 64 के आसपास है। क्या ये लेवल सही है? एंट्री करते रहें बीच बीच में नीचे आने पर? क्या स्ट्रेटजी रहेगी? जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो सवाल जो पूछ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? धैर्य बनाए रखना चाहिए? सर बिल्कुल, देखिए सुजलॉन तो मतलब एक वो हो जाएगा कि मैं ना मेरा नाम कुछ टाइम बाद सुजलॉन हो जाएगा, इतना मैं इसके लिए वकालत अपनी करता रहता हूँ। सर ये एक पूरा का पूरा री रेटिंग कैंडिडेट बन गया है। आप देखें लोअर लेवल्स पे भी जब हम बात करते थे, हम एक ही चीज बोलते थे, अच्छी अच्छी कंपनी है, कंपनी में कोई परेशानी नहीं है, बट लेवल्स। अब सर जिनके पास भी पहले के लेवल्स पे होल्ड कर रखे हैं, मैं उनको भी यही चीज सजेस्ट करूंगा, आप होल्ड करके रखें। हमने देखा था 58 रुपया 59 रुपीज पे कितना इसने हमको तपाया था, और उसके बाद ये जिस तरीके से मूवमेंट करता हुआ गया है, मैं अभी भी आपको बोलूंगा कि सर बहुत ही नियर टर्म में आपको 84 के लेवल्स भी ये दिखाने का दमखम रखता है। और जो फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, हम उनको एक ही चीज सजेस्ट करेंगे, इन लेवल्स पे भी बनाएं। और अगर 61 रुपया 58 रुपए तक भी अगर आपको आता हुआ दिख जाता है तो अपनी पोजीशन और बढ़ाएं। कंपनी में कोई भी परेशानी नहीं है। 84 लेवल्स तो बहुत नियर टर्म है, ये आपको ट्रिपल डिजिट में भी कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक। आर पावर, हाँ, आर पावर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आर पावर। और ये जो हमारे क्रेजी जीके ट्री हैं,
ये सुजलॉन पे 68 लेके बैठे हैं, क्या करें विपुल सर? क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन हो गया सर, आप लोग बस आपके शेयर पे बातचीत हो जाएगी, नाम आपका आए ना आए। चलिए, आर पावर पे भी बहुत लोगों के सवाल थे, तो वो लोग भी सुन लें। नाम हो सकता है मैं उन लोगों का भूल जाऊँ, या फिर कई बार बहुत तेज़ी से सवाल रहते हैं। जी सर, आर पावर में अभी क्या गुंजाइश दिखाई दे रही है? सर देखिए, आर पावर पे भी हम नजर डालें ना, और आर पावर की बात होती है तो मैं एडीएजे पे भी जाता हूँ, क्योंकि सर हमें ग्रुप के बारे में भी पता होना चाहिए कि है रिलायंस, बट ये अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप का है। और सर बहुत प्रॉब्लम इन्होंने फेस करी है, और फाइनली जो डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं वो डेवलपमेंट्स ऐसे दिखा रहे हैं कि दे आर कमिंग आउट द वुड्स। जो इनकी अब सेकेंड जनरेशन है, इफ आई एम करेक्ट, अनमोल या अमोल जय अंबानी, जो अनिल अंबानी जी के बेटे हैं, उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर रिवैम्प किया है सर। 40 रुपए 70 पैसे का तो इसका बुक वैल्यू है, और ये अपने 200 DMA 450 डे DMA के ऊपर मेंटेन कर रहा है। तो आर पावर में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। 8490 ये लेवल्स आपको नियर टर्म में दिखाने का दमखम रखता है, मगर हाँ, मैं एक चीज आपको जरूर बोलना चाहूंगा, जो मैनेजमेंट और पेडिग्री में कॉन्फिडेंस हमें सुजलॉन देता है वो रिलायंस पावर नहीं देता। फ्रेश एंट्री में मैं आपको थोड़ी सी दूरी बनाने के लिए बोलूंगा। इन लेवल्स पे आर पावर में मेरे अंदर वो कन्विक्शन नहीं है कि मैं आपको बोल दूं आप फ्रेश एंट्री करें। ये अगर ऑफ हाइज आता है और अगर क्वार्टरली बेसिस पे नंबर इंप्रूव होते हैं तो हम इसको रिविजिट करेंगे, मगर अगर आपने ले रखा है तो कोई परेशानी नहीं है, अभी चिंता मत करिए। जब तक ये बहुत कंफर्टेबली आपको 53 के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है और इसमें कोई नेगेटिव डेवलपमेंट नहीं आता, आप अपनी पोजीशन होल्ड करें। 84 लेवल्स आपको ऑन द कार्ड्स देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश एंट्री बहुत कंफर्टेबल नहीं, उसके लिए मैं सुजलॉन के साथ नहीं, मैनेजमेंट को लेकर के, और खासतौर से जो थोड़ा सा इतिहास गड़बड़ हो जाता है ना, तो फिर थोड़ा सा ट्रस्ट बनने में थोड़ा सा समय लगता है। बात आपकी बिल्कुल यहाँ पर सही है। जी सर, बताइए सर। सर एक ना फोबिया होता है लोगों को, कुछ लोगों को मकड़े से होता है, कुछ लोगों को कॉकरोच से होता है। सर शेयर बाजार के जो लोग हैं ना, और जो पुराने लोग हैं, वो आर पावर से थोड़े फोबिया लेके बैठे हुए हैं सर। 2008 में इनका आईपीओ आया था और उसके बाद ही हमने कार्नेज देखा था। बिल्कुल, डर तो जाता नहीं है बहुत इजीली, चीजें अच्छी हैं, मगर हमारा पर्सनल डर है जो मैं थोड़ा सा अडानी ग्रुप के साथ रखता हूँ ना, वो भी एडीएजे ग्रुप के साथ है, तो डर रहता है सर। अदानी ग्रुप पे आप थोड़ा डर रहे हैं, लेकिन अदानी ग्रुप के एक्सपेंशन प्लान काफ़ी सारे आपने अखबारों में पढ़े होंगे। दो कंपनियां सर जिस पर चर्चा करना चाहेंगे अदानी पे, वो है एक तो अदानी पावर और एक है अदानी ग्रीन। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं और कई सारे डेवलपमेंट आपको पता भी होंगे। अभी क्या करना चाहिए? आज अदानी पावर 570 का भाव अभी देखने को मिल रहा है, मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या यहाँ पर अगर मतलब चार्ट्स पे खाली बात करें तो क्या कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है, या ओवरऑल आपका व्यू क्या है इन दो पे, अदानी ग्रीन और अदानी पावर? सर देखिए, अडानी पे जो डर है ना, उसका कारण मैंने आपको बताया था कि सर जब भी कोई कंट्री इस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रही हो जैसे कि आज हमारा भारत कर रहा है, तो सर जो फॉरेन नेशंस होते हैं ना, वो टिंकर करने के लिए, आपको इकोनॉमिक लॉस देने के लिए ऐसी कंपनीज को ढूंढते हैं जिनका एक्सपोजर बहुत बड़ा हो। सर अडानी मल्टीफोल्ड बड़े हैं आज के टाइम, और उसी कारण से इनको परेशानी आपको यूएस साइड से देखने को मिलती है। अब सर हम बात कर लेते हैं अडानी पावर की। पहले सर 146 का बुक वैल्यू 571 पे चल रहा है, कंफर्ट देता है। रिटर्न ऑन इक्विटी की 25.7, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.5। मैं क्यों बता रहा हूं, मेरा डर अपनी जगह है बट कंपनी के फंडामेंटल्स अपनी जगह हैं जो कि कंफर्ट देते हैं। सेक्टर का पीई 26, इसका पीई सिर्फ 17, और सर टेक्निकल लेवल्स पे भी एक अपसाइड के लिए तैयारी करता हुआ दिख रहा है। मेरा कंफर्ट नहीं है बट स्टॉक कंफर्टेबल है। ये आपको एक बार 598 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट देगा, बहुत कंफर्टेबली आपको 680 से 700 के लेवल दिखा सकता है। जिनके पास पोजीशन है बरकरार रखें, और जो चाह रहे हैं फ्रेश पोजीशन, क्योंकि 570 पे चल रहा है और टेक्निकली ग्राउंड पे जैसा प्लेस्ड है, हो सकता है 545 से 531 की रेंज पे आपको देखने को मिले, वहां पे अपनी फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। उसके साथ साथ सर अडानी ग्रीन एनर्जी के पास हम जाते हैं ना, अडानी ग्रीन एनर्जी अभी क्या आपको मूवमेंट करता हुआ दिख रहा है? अभी सर एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन पे चल रहा है। और एक और जो अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ मुझे प्रॉब्लम दिखती है ना सर, बुक वैल्यू 76, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8 और रिटर्न ऑन इक्विटी 14.6।
जिस तरीके से ये मूव कर रहा है, ये अपने 200 डीएमए के नीचे चल रहा है और 50 डे डीएमए के भी नीचे जाने के लिए अब इक्वली पॉइज्ड है। अडानी ग्रीन एनर्जी में मैं आपको करंट लेवल्स पे पोजीशन बनाने के लिए नहीं बोलूंगा। अडानी ग्रीन एनर्जी में मैं आपको एक सिंपल सी चीज बोलता हूं, इसको थोड़ा सा करेक्ट हो जाने दीजिए और 820 840 की रेंज पे आता है। वैल्यूएशन कंफर्ट भी वहां पे आपको थोड़ा सा बेटर मिलता है। वहां पे अगर आप मीडियम टर्म के टाइम होराइजन के साथ पोजीशन बनाना चाहें तो पोजीशन बना सकते हैं और मीडियम टर्म में फिर आपको 1223 रुपए तक का लेवल दिखाता हुआ दिख सकता है। जी, चलिए, तो ये बात जो है इस पर निकल करके आती हुई, लेकिन हाँ, आज 2:30 के सेगमेंट के लिए बताना भूल गए आप लोगों को। और क्योंकि ये सेगमेंट जो है हम वीकेंड पे अलग से अपलोड करेंगे, तो वीकेंड पे भी अगर आप जो है आपको समय मिले तो इस सेगमेंट को देखिएगा। अभी हमने 9 मिनट पहले 2:30 जो है अपलोड किया है। जिस तरीके से पिटाई हो रही है, ऐसे में जो सस्ते सस्ते शेयर हैं उनमें क्या अब और ज़्यादा गिरावट आ सकती है, तो उस पर अगर जो है अगर आप देखना चाहें तो हमारा एक खास सेगमेंट जो आज हमने सुबह 10 बजे बातचीत की थी, प्रदीप हल्दर जी हमारे साथ मौजूद थे, तो उसमें इन तमाम शेयरों के बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी। और इसके अलावा इनमें से बहुत सारे ऐसे शेयर रहे हैं जो कि ट्रेंड में रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में भी हम बातचीत कर रहे हैं। एक और व्यू आपको अगर चाहिए तो प्रदीप हल्दर जी का भी मिल जाएगा। और इनमें से बहुत सारे शेयरों पे अभी भी हम आगे चल करके बातचीत करेंगे या कर चुके हैं, तो उस पर आप NBCC है, ओला है, येस बैंक है, सुजलॉन है, और भी बहुत सारे शेयर ऐसे जो कि छोटे शेयर हैं, उनमें जो है आप नज़र बना करके चल सकते हैं। NMDC है, GMDC है, GMR एयरपोर्ट है, रतन इंडिया इंटरप्राइजेज है, टाटा टेली है, HFCL है, इन सब पे आपको रिव्यू जो है यहाँ पर मिल जाएगा। तो देख करके अपनी टिप्पणी दीजिए। 10 मिनट हो गया इस कार्यक्रम को अपलोड हुए, 2:30 बजे अपलोड हुआ है, तो आप लोग देख करके अपनी टिप्पणी दीजिए और वीकेंड पे भी इस कार्यक्रम पे नज़र बना करके चलिए वापस लौटते हैं और चलते हैं रचित जी के पास और कुछ एक और शेयरों पे बातचीत करते हैं। तो ये बात हम लोग कर रहे थे सर, अब जो है अदानी ग्रीन हो गया। एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे कि IT पे क्या व्यू है आपका, और मिड कैप IT पे खास तौर से कोफोर्ज पे आज इस हफ्ते बड़ी चर्चा रही और मिड कैप IT को लेकर बहुत लोगों के पॉजिटिव विचार अब आने शुरू हुए हैं। आप पहले से पॉजिटिव थे, तो अभी कोफोर्ज के साथ साथ एम्फोसिस वजह से या कोई और मिड कैप कंपनी जो आपको अच्छी लग रही हो? सर देखिए, कोफोर्ज में आप इसका डेवलपमेंट देखेंगे ना, अभी ये एक वेडनेसडे नहीं तो ट्यूसडे इसमें एक री रेटिंग की भी बात हुई थी। और सर मिड कैप IT में कोफोर्ज एक बहुत कंफर्टिंग पोजीशन पे है। कोफोर्ज में अगर आप इसका पूरा का पूरा सेटअप देखेंगे ना सर, AI की हम बात कर लें तो AI कोफोर्ज, और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी मतलब कोफोर्ज इफ आई एम करेक्ट सर, और 23 नेशंस को आज के टाइम सर्व कर रहा है और AI में ये इस तरीके से लीड कर रहा है कि ग्लोबल लीडर बनने की पोजीशन में आ रहा है AI ड्रिवन टेक्नोलॉजी में, जो कि फ्यूचर में आपको एक बहुत अच्छी लेवल पे अपने आप को पोजीशन करता हुआ दिख सकता है। कोफोर्ज में सर अब थोड़ा सा अपना टेक्निकल्स अगर डिस्कस करें, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 16.7, कैपिटल एम्प्लॉयड 20 का है, बुक वैल्यू से बहुत ऊपर चल रहा है। और एक और चीज है सर, कोफोर्ज जो जिस तरीके से मूवमेंट किया है ना, अपने सपोर्ट लेवल से थोड़ा सा दूर है, तो अब इसमें करना क्या है? क्या ये और नहीं चलता हुआ दिख सकता? बिल्कुल चलता हुआ दिख सकता है। जो ये रैली चल रही है इसमें आपको 1940 रुपए तक के लेवल पे ये जाता हुआ दिख सकता है। बट क्या यहाँ फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए? सर फ्रेश एंट्री के लिए मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सा इंतजार कर लें, जहां पे आपको ये 1700 या 1680 रुपए के लेवल पे आता हुआ दिखे, वहां पे आप चाहें तो फ्रेश एंट्री बनाएं। और सर इसमें फ्रेश एंट्री की जो रेंज है ना वो थोड़ी सी बड़ी है, 1680 1700 लेवल से लेकर 1560 रुपए तक आप स्टैंडर्ड मैनर में इसमें अपनी पोजीशन बनाएं। और फिर पोजीशन बना के आप रखते हैं तो पहला टारगेट इस लो के बाद जो पहला टारगेट हमारे पास बनेगा वो बनेगा 2160 रुपए, और उसके बाद ये 2400 रुपए तक जाने का दमखम रखता है। तो कोफोर्ज अच्छा है इन लेवल्स पे, अगर आपकी पोजीशन है तो मेंटेन करें, नहीं है तो थोड़ा सा करेक्शन का इंतजार करें। और इसके साथ साथ सर मिड कैप IT की हम जहां बात करते हैं, कोफोर्ज की तो हमने बात कर ली, मिड कैप IT में एक जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो होगा सर टेक महिंद्रा। ठीक, टेक महिंद्रा सर, जी टेक महिंद्रा सर, एक वो वाली बात हो जाती है ना कि मेरे लिए पेडिग्री, और सर महिंद्रा से अच्छा क्या मैं आपको पेडिग्री के लिए बात करूंगा। टेक महिंद्रा सर बहुत अच्छा दिखता है, और जिनके पास है वो अपनी पोजीशन मेंटेन करें। और जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है बहुत जल्दी आपको 1780 रुपए तक के लेवल्स पे आता हुआ दिख सकता है।
फ्रेश एंट्री के लिए मैं यहाँ पे एक सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं फील करता हूँ, जैसा मैंने आपको कोफोन्स के लिए बोला, क्योंकि सर आईटी में हम जिन लेवल से लॉन्ग थे और जितना ही चल चुका है ना, फ्रेश एंट्री में थोड़ा सा डिस्कंफर्ट एक आता है। थोड़ा सा इसको कूल ऑफ कर लेने दें। 1560 रुपए यहाँ से करीबन जी। 80 90 100 रुपए नीचे 1560 पे ये आपको मिलता है, वहां पे हम बाइंग चालू करेंगे और 1490 रुपए तक बाइंग करते रहेंगे। और उन लेवल्स को जब ये एक बार टच कर लेगा, उसके बाद पहला टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा 1880। और ठीक। दूसरा टारगेट अगर आप मीडियम टर्म के लिए इसको होल्ड करते हैं तो ये आपको 2100 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। इसके साथ साथ सर एक और हम अगर मिड कैप आईटी की बात करते हैं तो एक और अच्छा स्टॉक है जिसका नाम है परसिस्टेंट सिस्टम। बिल्कुल। और ये एक काफ़ी अच्छा, काफ़ी सारे सवाल भी आ रहे हैं इन सब टेक महिंद्रा हुआ, परसिस्टेंट सिस्टम हुआ। बिल्कुल सर, अभी इन पे लेवल फटाफट बता दीजिए सर, क्या रहेंगे सर? देखिए मैं बिल्कुल आपको वो बता देता हूँ। परसिस्टेंट सिस्टम जिस तरीके से अभी अपने आप को पोजीशन कर रहा है, इसने एक रनअप दे दिया है और ये रनअप अभी आपको कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है बहुत कंफर्टेबली। आपको आने वाले समय में इन नियर टर्म टाइम टू कम आपको ये 6600 रुपए तक का भी लेवल दिखा सकता है। मगर अगर फ्रेश एंट्री की आप मेरे से बात करेंगे तो अगेन मैं बोलूंगा यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा कूल ऑफ होने दें और अराउंड 5480 से 5380 की रेंज में जब ये आता है, आप इसमें अपनी कंफर्टेबली पोजीशन बनाइएगा। और फिर इसके बाद आपको ये एक बार 6800 से 7200 तक की रेंज में भी जाता हुआ दिख सकता है टाइम टू कम। तो पोजीशन अकॉर्डिंगली अपनी मैनेज करिए। चलिए ठीक है। ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई और अगली कंपनी पे ज़रा बातचीत कर लेते हैं। अब थोड़ा सा जो है, हालांकि अभी स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा बचे हुए हैं। जियो फाइनेंस सर ज़रा नज़र डालिए, ज़रा क्या करना चाहिए, क्योंकि पूरे हफ्ते ये स्टॉक्स जो है वो ट्रेंड में रहा। बहुत लोग हैं जो अब जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए, फ्रेश एंट्री के लिए क्या कोई गुंजाइश है क्या 300 के आसपास? आपकी टिप्पणी क्या होगी जियो फाइनेंशियल को लेके, और ख़ासतौर से तब जब इनका जो म्यूचुअल फंड को लेकर के और क्लैरिटी आ गई है। बहुत सवाल आ रहे हैं हमारे 4 बजे के शो में। आपकी टिप्पणी क्या होगी जियो फाइनेंशियल पे? सर बिल्कुल पोजीशन बनाइए। लोअर लेवल्स पे हम बोलते थे कि इसका प्रोडक्ट प्रॉपर्ली आ जाने दीजिए, फिर रेवेन्यू आते हुए दिखेंगे। प्रोडक्ट अब आ रहा है, इन लेवल्स पे पोजीशन बनाए। लोअर लेवल्स पे भी हमने कहा था आपको पोजीशन बनाने के लिए, मैं बोलूंगा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आराम से पोजीशन बनाए। और जिस तरीके से अब ये चल रहा है आपको बहुत ही जल्दी 380 से 400 का लेवल दिखा सकता है। मगर मैं एक चीज बोलूंगा, वहां पे भी ना निकलें, ये मल्टी बैगर बनेगा। और रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही वही ग्रुप है, वही पेडिग्री है। ये अब जिस तरीके से एग्रेशन में आ रहे हैं सर, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, एलियंस के साथ अभी तक इनकी बातें खत्म नहीं हुई है। एलियंस के साथ इनका इंश्योरेंस बिजनेस भी आपको आता हुआ दिख सकता है। 400 रुपए 380 रुपए के लिए आप एज ए मीडियम टर्म लेके चल रहे हैं तो रखिए, और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो मैं इसके लिए इन्हीं लेवल्स पे आपको बोल देता हूँ, ये 4 फिगर में भी आपको आता हुआ दिखेगा। ठीक सर। रत्तन इंडिया एंटरप्राइजेस रह गया और रिलायंस इंफ्रा भी रह गया, तो ये दोनों को एक साथ जरा आप लेकर के आइए, क्योंकि दोनों के बैकग्राउंड को लेकर के वो थोड़े से सवालिया निशान रहे हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले जब बातचीत कर रहे थे आर पावर को लेकर के, रिलायंस इंफ्रा को लेकर के, कुछ डिफेंस को लेकर के थोड़ी सी कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ा है। आपकी टिप्पणी इन दोनों पे क्या रहेगी सर? सर देखिए, रतन इंडिया जैसे अभी मैम का क्वेश्चन आया था, मैंने उनको भी यही चीज सजेस्ट करी थी और अभी सब दर्शकों को यही चीज सजेस्ट करूंगा। देखिए, एक रनअप ये दे चुका है, मेरे को डिस्टर्बिंग फैक्टर जो लगता है 88% स्टॉक प्लेज, मतलब फंड की कमी, और 70% प्लांट ही यूज कर रहे हैं। फर्दर एक्सपेंशन की जो बात कर रहे हैं मुझे सेंस ही नहीं बनाती में दिख रही जब आप 70% प्लांट ही यूज कर रहे हैं। एक अच्छा रनअप तो दिया है, बट इस रनअप में बहुत ज्यादा ना बहें। अगर आपके पास पोजीशन है तो प्लीज 15, 80, 16 के लेवल आते आते अपनी पोजीशन लिक्विडेट कर दें। लंबी अवधि का अभी नहीं कहना थोड़ा सा सही होगा, थोड़ा सा इसको अपना टाइम स्पेंड करने दें। 20 रुपए के ऊपर जाए, मैनेजमेंट इंप्रूव करे अपनी कंपनी की वर्किंग, उसके बाद रिविजिट करेंगे। इस पर्टिकुलर काउंटर को प्लीज फॉर द टाइम बीइंग एग्जिट करें। सर रिलायंस इंफ्रा में जो आप डिफेंस की बात कर रहे हैं ना, ये एक मेरे लिए भी एक ऐसा फैक्टर है कि अब ये जो नई पेडिग्री जिसके लिए हम बार बार बोल रहे हैं, ये काम कर रही है सर। और इनके ऑर्डर बुक में भी आपको दिख रहा होगा सर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी है। और इसमें एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, बुक वैल्यू 364 रुपए।
₹390 का भाव चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 37.5, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34। कहीं ना कहीं ये कंपनी अब अपना कॉन्फिडेंस वापस रीगेन करती हुई दिख रही है। आप इसमें अगर मतलब थोड़ा सा फंड इन्फ्यूज करते हैं इन लेवल्स पे, और इन लेवल्स पे थोड़ा सा मैं इसमें बोल रहा हूं क्योंकि आपको हो सकता है ये एक बार 354 348 लेवल्स पे दिखा दे, वहां पे अपना कंप्लीट फंड इन्फ्यूज करते हैं। इसका ऑर्डर बुक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिस तरीके से काम चल रहा है, इन टाइम टू कम बहुत कंफर्टेबली आपको 480 से ₹500 का भाव ये दिखाने का दमखम रखता है। और मेरे को कॉन्फिडेंस जो चीज दे रही है ना सर, जो रिलायंस पावर में नहीं दे रही थी और इसमें दे रही है, ₹364 की बिक वैल्यू और कैपिटल एम्प्लॉयड और जो इक्विटी का रिटर्न है, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स एक तरीके से बनाता हुआ दिख रहा है। आने वाले टाइम में आपको अपसाइड बनाता हुआ दिखेगा। चलिए ठीक है सर, अगली कंपनियां लेकर के आते हैं। और अगली कंपनियों पे बातचीत करने से पहले कुछ एक और कंपनियां हैं, उससे पहले मैं सोच रहा हूँ बीच में जरा डिफेंस को ही ले आते हैं, क्योंकि बहुत लोगों की क्वेरीज भी थी और तमाम चीज़ें। तो जरा एक बार जरा नज़र डालिए सर, आज जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज रही है। एक तो वो स्टॉक जिस पर कि आपने बातचीत की, जिसमें आपकी रिकमेंडेशन थी, जिसमें टारगेट हिट होता हुआ दिखाई दिया। शिपिंग कॉर्पोरेशन पे अभी भी लोग फ्रेश एंट्री के लिए सवाल पूछ रहे हैं, क्या गुंजाइश है? और क्या जो इजराइल ने जो ईरान के साथ किया, उसके बाद ये थीम जो है, क्या फिर अगले 2-4-5 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए क्या फिर से एक्टिव होती हुई दिखाई देगी? थोड़ी सुस्ती आ रही थी, ये फ्राइडे के एक्शन ने फिर से दोबारा पिकअप आ गया है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? पहले SCI, GRSC, मझगांव, इन तीनों पे मतलब खाली लेवल्स पे अगर बातचीत हो जाए, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी रहेगी जी। सर देखिए, पहले तो हम SCI की बात कर लेते हैं। SCI आप आराम से होल्ड करिए, कोई भी परेशानी नहीं है। और जिस तरीके से इसने ब्रेकआउट दिया है, मैं आपको जैसे कि हमने शो के स्टार्टिंग में भी बोला था, ₹260 के लेवल्स पे आपको बहुत कंफर्टेबली आता हुआ ये दिख सकता है। अब आप बात कर रहे हैं सर फ्रेश एंट्री, वो होता है ना सर, आपका एक बायसनेस डेवलप हो जाता है। आप 198 लेवल्स पे बोल रहे थे, यहाँ पे फ्रेश एंट्री में ना आपको खुद को थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा सा कूल ऑफ कर लेने दें। 218 220 ये लेवल है, 7-8 रुपए नीचे, वहां पे आप फ्रेश एंट्री अपने खोज लीजिएगा। 260 का टारगेट कंफर्टेबली मेंटेन करिए, कोई परेशानी नहीं है। और 260 का भी मैं इमीडिएट टारगेट दे रहा हूं सर। अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं ना, ये ₹325 का ₹340 तक का जाने का दमखम रखता है। आराम से अपनी पोजीशन रखें। GREC पे अगर हम आए, आज सर इसने एक अपटिक जरूर दिखाया है, मगर वो अपटिक क्या सर? जी आप बताइए सर। जी मैं खामोश हूँ सर, आपको सुन रहा हूँ। हाँ, नहीं सर, एक्चुअली क्या है, GREC में मैं एक चीज जो देख रहा हूं ना, इस अपटिक के साथ साथ एक कहीं ना कहीं सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। अगर आप चाहें GREC में यहाँ पे भी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, और क्योंकि वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है, और अगर आप मीडियम टर्म के लिए इसको होल्ड कर रहे हैं, मतलब अगर आप ट्रेडिंग बेट ले रहे हैं तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, यहाँ पे ट्रेडिंग बेट लें और ₹3200 निकल जाए। अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए ले रहे हैं ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा इसमें और करेक्शन आने दें। अभी जो अपसाइड आता है वो आ भी जाए, थोड़ा सा करेक्शन आने दें। ये स्ट्रेंथ अपना वापस लेता हुआ दिखेगा आपको 2780 2720 के आसपास, वहां पे खरीदें। और फिर मीडियम टर्म के लिए आप इसको होल्ड करें, 3800 3860 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। और लॉन्ग टर्म में सर ये आपको 4600 प्लस लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। ठीक, ये बात हो गई GRSC, SCI, और एक आपका और फेवरेट है HL, जो कि जिसको आप किंग बोलते हैं। तो जरा HL पे आपकी राय जानना चाहेंगे। और क्या सर, क्या शिपिंग डिफेंस ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहा है क्या? और BL BDL में भी क्या पोजीशन रखी जा सकती है, संक्षेप में सर? जी सर देखिए, HL में तो हर लेवल पे खरीदिए, और HL आपको बहुत जल्दी अपसाइड देता हुआ दिखेगा। मैं बहुत नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर रहा हूं 56 50 5800 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 6400 6800 7000 भी आपको आने वाले समय में ये काउंटर दिखाएगा। प्लीज अपनी पोजीशन इसमें बरकरार रखें। सर जहां तक BDL और BEL की बात आती है, मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा। BDL ने थोड़ा सा एक अपसाइड रजिस्टर कर चुका है, तो करेंट लेवल्स पे एक वो कंफर्ट नहीं आता है सर। तो थोड़ा सा लोअर लेवल पे आपको देखने को मिले ना, और करीबन 1740 1760 लेवल, वहां पे फ्रेश पोजीशन बनाए। बट जिन्होंने होल्ड कर रखा है, मैं उनको ये चीज सजेस्ट करूंगा, आराम से होल्ड करें। ₹2010 ₹2040 आपको देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश एंट्री, रिस्क रिटर्न इतना अच्छा नहीं लगता, तो नहीं आप यहाँ पे करें। BEL पे अगर हम नजर डालते हैं, BEL भी सर कोई पीछे रहने वालों में से नहीं है। फाइनली ब्रेकआउट दिया था इसने इन्हीं लेवल्स पे,
और आपको मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, इसमें थोड़ी सी स्टैगर्ड मैनर में अपनी बाइंग करके रखें। यहां से बाइंग करना चालू करें 370 368 तक अपनी बाइंग कंटिन्यू रखें। जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा 460 480 450 के लेवल्स को आपको बहुत मीडियम टर्म में देखने को दिखा देगा। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपको ये 560 से 600 तक की रेंज में भी आता हुआ दिख सकता है। बट मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। ठीक। अभी भी बहुत लोग कह रहे हैं BL 5 साल के लिए। बिल्कुल सर, आप इतनी सारी बातों के बाद आप कह रहे हैं अभी भी ले सकते हैं 5 साल के लिए। इतना लंबा व्यू है, बिल्कुल जो है अच्छी कंपनी है, आप ले सकते हैं। बहुत लोग रतन इंडिया सर बातचीत हो गई है, आप लोग पीछे जा करके देखिएगा। लेकिन सर अब जो है उन शेयरों की बात करते हैं जिनकी हुई है पिटाई पूरे हफ्ते कुछ ना कुछ कारणों की वजह से। जैसे कि नाम लेते हैं IEX का। एक खबर आई अब NSE को लेकर के, उसके बाद से पिटाई होती हुई दिखाई दी। तो NCX IEX और उसके साथ से ज़रा MCX की भी जो है हमने देखा कि अच्छी रैली के बाद अब थोड़ी सी पिटाई हुई थी बीच में। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी जो दोनों एक्स वाले फैक्टर हैं, IEX और MCX, इन दोनों को लेकर के आते हैं? MCX आज आधे % ऊपर है। जी सर। सर IEX में ना मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि जो हम कल भी बोल रहे थे सर, एक सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं है। इनका जो कोर बिजनेस था ना, वो कोर बिजनेस ही आपको हिलता हुआ दिख गया है। तो प्लीज सर, इससे अभी दूरी बना के रखना ही एडवाइजेबल होगा। अभी इसमें प्लीज अपनी पोजीशन ना बनाएं। सर उसके साथ साथ अब आ जाते हैं हम MCX में। और आप देख रहे होंगे मैं सर फोन पे थोड़ा सा देखता हुआ दिख रहा हूं। वो क्यों देखता हुआ दिख रहा हूं, मैं आपके प्रोडक्शन का ही मैसेज खोलना चाह रहा था। क्योंकि सर अभी ना रिसेंटली बैकएंड पे आपके प्रोडक्शन से बात हो रही थी और सर MCX आपके चैनल पे हमने 4980 पे रिकमेंड किया था सर। वो मैं टाइम देखना चाह रहा था कि कब किया था, बट आई बिलीव शायद इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी या मार्च, हाँ, मार्च के आसपास किया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं मार्च में सर 4980 पे रिकमेंड किया था। और अब वो ये ना कि भूल जाता हूँ वो सर 8000 रुपए चला गया अभी। हाँ बिल्कुल। बट सर अभी भी और अपसाइड बाकी है। MCX में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, आप इसको होल्ड करें। वो बात अलग है 4980 में भी आपने देख लिया और 8008 पे भी आप देख रहे हैं। जिस तरीके से ये अब पोजीशनड है, हो सकता है थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए, हो सकता है इसको सपोर्ट फाइंड करते करते आप एक बार 7000 या 6980 तक के लेवल पे भी आते हुए देख लें। बट सर अब ये अपसाइड के लिए बहुत अच्छे से पॉइज्ड है। 8600 रुपीज के लेवल्स आपको ऑन द कार्ड्स दिखेंगे। आप इसको थोड़ा सा समय दें, ये 8600 तक का लेवल आपको दिखा दें। लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन में तीन सवाल है मेरे, और मैं चाहूँगा कि इसको 1 मिनट के उत्तर में अगर आप खाली लेवल्स पे अगर बात कर लें, क्योंकि सवाल तो मुझे पूछने हैं। क्योंकि पेटीएम पर एक तो क्या मतलब ये जो घटनाक्रम हुआ MDR वाला, क्या इसके बाद और पिटाई बाकी है? हालांकि ये तो कभी लाइन में था ही नहीं, है क्यों बढ़ा क्यों टूटा पता नहीं, लेकिन फिर भी अभी फंडामेंटली क्या लग रहा है? और ये जो IOC HPCL पिट रहे हैं क्रूड की तेजी, क्या अभी ये कंटिन्यू रही, ये पिटाई चालू रहेगी? जिनके पास पोजीशन है क्या एक बार के लिए एग्जिट हो जाए? सर पेटीएम कल भी हमने कहा था, आज भी आप देख लें 870 रुपए तक का लेवल बोला था और आप देखिए कहां ये सपोर्ट अपना बनाने की कोशिश कर रहा है। तो बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, आप इसको होल्ड करें। ये सिर्फ न्यूज थी और ये आज तो मार्केट रिएक्शन दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1020 तक के लेवल आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। IOC की हम बात करें ना सर, मैं कंटिन्यूसली मतलब आप ये देखिए अपन जब भी डिस्कस कर रहे हैं एक ही चीज बोल रहा हूं, ऑयल मार्केटिंग से दूर, ऑयल मार्केटिंग से दूर। क्या ये डाउनसाइड और आ सकता है? बिल्कुल डाउनसाइड और आ सकता है, 132 रुपए तक के लेवल पे जा सकता है। अब प्लीज इसमें फ्रेश एंट्री की बात ना करें, 132 रुपए तक ये जा सकता है। ठीक, तो ये जितने OMCs है, चाहे ठीक है IOC के लेवल बता दिए गए, वो चाहे HPCL हो BPCL हो, OMCs से भी दूर रहने की सलाह है, ये हम मान के चले ना सर? सर हिंद पेट्रो का मैं लेवल आपको दे देता हूं। हिंद पेट्रो भी आप देखें जिस तरीके से, आई एम सो सॉरी मतलब मेरे दिमाग से स्किप हो गया था। हिंद पेट्रो पे आप देखें तो अभी भी और डाउनसाइड आपको आता हुआ दिख सकता है। 364 के पहले कोई भी लेवल नहीं है जहां पे मैं आपको बोलूंगा। और इसके साथ साथ भारत पेट्रोलियम BPCL, भारत पेट्रोलियम पे सर हमने अभी शायद ड्यूरिंग द शो भी हाँ बातचीत की थी सर, अब सवाल आए थे। 311 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। 311 का लेवल था सर, ये भी 298 तक के लेवल्स को आपको दिखाने का दमखम रखता है। प्लीज इससे ठीक सर, अब इस सेगमेंट को तो समाप्त कर रहे हैं, कार्यक्रम को भी समाप्त कर रहे हैं।
लेकिन जाते जाते हमने बहुत सारे शेयरों पे बात की है, लिस्ट आपके पास पड़ी हुई है। इनमें से बहुत लोग कह रहे हैं कि अगर कुछ एक 2-4 शेयर कोई ऐसे हैं, सिर्फ नाम, कोई लेवल नहीं, कि जो आपको अच्छे लग रहे हो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर पैसे लगाने के लिए। हाँ बोले, अगर लेवल देने बैठ गए तो ये 3.5 तक चला जाएगा। वही इसीलिए बता बट सर देखिए, मैं हमेशा बोलूंगा HAL आप प्लीज अपनी पोजीशन बनाएं। BSC भी अच्छा लग रहा है, CDSL भी अच्छा लग रहा है, MCX भी अच्छा लग रहा है। और सर इन जिस्ट ऑफ द स्टोरी अगर मैं आपको बोलूं ना, डिफेंस, रेलवे और इंडिया के इंटरनल कंजम्पशन के लिए कोई भी स्टॉक आपको अगर दिखता है, उसमें अपनी पोजीशन आप बेधड़क बनाएं। जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते क्या है, एक्सटर्नल इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे इंडिगो, इन सब से दूरी बनाएं। क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स जो क्रूड रिफाइनिंग है उनसे दूरी बनाएं, बट क्रूड जो बना रहे हैं उनसे जरूर आप इन्वेस्टमेंट करें, अपसाइड देखने को मिलेगा। और जो भी एशियन पेंट या ऐसे जितने भी हैं जिनका रॉ मटेरियल क्रूड है, प्लीज उससे दूरी बना के रखें। तो इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो मैनेज करते हुए आप चल सकते हैं। ठीक, तो अनुराग जी और बाकी लोग जो सवाल पूछ रहे हैं उनसे क्षमा चाहेंगे सर, 2 घंटे हो गए हम लोगों को बातचीत करते हुए। PCR की टीम भी मुझे लगता है कि थोड़ी सी थक गई है अब। सर कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से आज के इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले? सर देखिए, बिल्कुल जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें मेरी खुद की पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स और टेकिंग एनी ट्रेड्स इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। बहुत शानदार, बहुत बहुत थैंक यू। और ये सेगमेंट हम वीकेंड पे अपलोड करेंगे। आपके जितने जानने वाले हैं लोगों को कहिए कि देखें, बहुत मेहनत, बहुत शिद्दत से हम लोग आपके लिए कार्यक्रम तैयार करते हैं। आप लोग देखते हैं, उसको सराहते हैं, तो हम लोग का भी मनोबल बढ़ता है। तो आप लोग लगातार वीकेंड के लिए तैयारियां करते रहिए और आपके लिए और अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आएंगे। और थैंक यू सर, आप इतना समय दे रहे हैं और जो हमारी यात्रा है उसमें आप हम सफ़र बन रहे हैं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बोनस के साथ बने रहिए, मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।